नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी खोटी चैनल पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, 2024 के चुनाव में एक ठीक है, अखिलेश जी को बड़ी जीत हासिल हुई, पर उसका खैर उनको कुछ बहुत मिला नहीं, सत्ता नहीं मिल पाई। पर उसने एक उनकी ऊर्जा में एक नया मतलब भर दिया कि भाई जीत सकते हैं। और अगर 37 सांसदीय सीटें उन्होंने जीती, तो उसको जब वो विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो सत्ता में आ जाते हैं, अगर हम उतनी विधानसभा उन सारी सीटों का विधानसभा बार कैलकुलेशन करें तो। और सबसे बड़ी जो जीत उनको हासिल हुई वो उन्होंने अयोध्या में कि भैया जय श्री राम जी के घर में हमने जो है जीत हासिल की। हमारे आदमी अवधेश जी, जो कि एक दलित जाति से आते हैं, उन्होंने जीत हासिल की। ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव जी ने बड़ी स्मार्ट टिकट बांटे और यादवों को कम दिए, अपने परिवार वालों को कम दिए, मुसलमानों को कम दिए, और दलित जाति में और अन्य जातियों में ज्यादा टिकट बांटे, और उसका उनको जो है बेनिफिट मिला। तो खून तो लग गया है मुंह में जातिवाद का। जी। वही काम फिर से शुरू कर दिए क्या अखिलेश जी, कि बांटो, पीडीए पीडीए करो, हम बांटेंगे। और जो ठाकुर वर्सेस अन्य का वो कार्यक्रम छेड़ रखे हैं, ठाकुर मतलब योगी जी को, नैरेटिव की बात है, कहने को सन्यासी हैं योगी, जो है सन्यासी की कोई जात नहीं होती, पर चलाया जाता है तो चिपक भी जाता है। तो ये क्या चला रखा है अखिलेश जी ने अभी बाबा सर जी? जो लेटेस्ट उन्होंने बकवास की है ना, उन्होंने एक सूची जारी की कि इतनी पीडीए पोस्टिंग है, इतनी अच्छा बकायदा उनके उसमें सिंह पोस्टिंग बोला गया है, सिंह पोस्टिंग, और बाकी जो है अन्य लिखा गया है। अब मैं ये सिंह पोस्टिंग शब्द से माननीय चौधरी हमारे कल्याण सिंह जी जो थे, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो भी तो सिंह थे, बाई कास्ट लोधी थे। अच्छा, मुलायम सिंह क्या थे? भाई यादव जी लोग 3 तरीके से अपनी कास्ट लिखते हैं। एक सीधे मुलायम यादव, एक सीधे सिर्फ मुलायम सिंह। मैं ऐसे बहुत सारे यादवों को जानता हूं जो सिर्फ मुलायम सिंह लिखते हैं, और एक मुलायम सिंह यादव, सिंह भी लिखते हैं यादव भी लिखते हैं। तो सर सिंह जो है वो किसी का पेटेंट नेम थोड़ी ना है। अच्छा, चौधरी चरण सिंह क्या थे? चौधरी अजीत सिंह क्या थे? उत्तर प्रदेश सर, में, पंजाब में अमरिंदर सिंह जी क्या है? हाँ, उत्तर प्रदेश में इतनी भारी सिख पॉपुलेशन है, तराई के बेल्ट में, सभी सिंह लिखते हैं। आप बताइए ना। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से लगा हुआ जितना भी एरिया है, वहां तो सभी जातियां सिंह लिखती हैं। हरिजन जो शेड्यूल कास्ट है वो भी सिंह लिखते हैं। मेरा खुद बैचमेट था सर अखाड़े में, उसका नाम मलखान सिंह था। अच्छा, हम तो खैर तब हम आर्मी बैकग्राउंड से आए थे, तो हमें तो पता ही नहीं था कि जाति और कास्ट होती क्या चीज है। आर्मी कैंपस में तो जाति नाम की कोई चीज होती ही नहीं। तो सर, मैं उससे आगे बढ़ के एक बात और कहना चाहूंगा। जी मैं भी सिंह लिखता हूँ, ठीक है, पर मैं किसी माफिया सिंह का समर्थक तो नहीं हूँ, जी ना हो पाऊंगा। जी। तो ये कौन सी तोहमत है जो लगाई जा रही है, और इससे पाना क्या चाह रहे हैं अखिलेश? अच्छा, मैं आपको अपना पर्सनल मेरे अनुभव जैसे बताता हूं। बहुत होंगे सर, मेरे जैसे बहुत सिंह होंगे जो ठाकुरवाद में बिलीव नहीं करते, जो किसी जातिवाद में बिलीव नहीं करते। सर हम अखाड़े में रहते थे, तो अखाड़े में हमारा एक सिस्टम था। वो जैसे एक एक कमरे में 4 लड़के रहते हैं, तो चारों अपनी दाल सब्जी वगैरह एक साथ बनाते हैं, और रोटियां जो है एक हर अखाड़े में आजकल तो एक आंटी लगा दी गई है, वो सबके लिए रोटियां बना देती है। अपनी रोटियां लाए, एक ही थाली में, एक ही कढ़ाई में वो सब्जी लेके चारों बैठ गए। एक आधा और अगल बगल से आ गया, पांचों चारों पांचों ने मिलके उसी कढ़ाई में भोजन कर लिया।
अखाड़े में रहते हुए सर मुझे 2 साल हो गए थे, और मुझे ये बात 2 साल बाद पता नहीं किसने बातों बातों में कही कि यार वो तुम्हारे साथ का वो जो लड़का है वो तो बाई कास्ट मेहतर है। तो मैंने कहा मेहतर वो क्या होता है? तो उसने बोला अरे जो हरिजनों में। तो मैंने कहा यार वो पहलवान, मैं ना ना मैंने कहा हम तो उसको एक ही चीज जानते हैं कि वो पहलवान है, और बहुत तगड़ा पहलवान है, बहुत अच्छा लड़का है वो पहलो हमारे लिए उसकी एक ही जाति थी सर, पहलवान। और हमने उसको अच्छा, आज भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, 40 साल पुरानी दोस्ती होगी हमारी। हम एक ही कमरे में एक ही थाली में हमने खाना खाया है और आज भी खाते हैं। सर वो जात का मेहतर है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कभी जीवन में, और वो तो किसी व्यक्ति ने मुझे बातों बातों में बता दिया, अदरवाइज हमें तो पता भी नहीं चलता। तो सर आम अखिलेश जीवन में यादव, कहीं नहीं पता चलता सर, कोई नहीं कर रहा जातिवाद आम जीवन में कहीं किसी के साथ आम आज जीवन के में समय में ये तो जातिवाद अखिलेश नहीं हो रहा। यादव जैसे लोग हैं जो हर चीज को सिर्फ और सिर्फ जाति के चश्मे से देखते हैं। मतलब इन्होंने यार एक साधु एक सन्यासी की भी जाति एस्टैब्लिश कर दी समाज में। भाई आखिर बाबा जी, योगी आदित्यनाथ को हम तो उनको नाथ संप्रदाय के गोरक्ष पीठ के अधिष्ठाता के रूप में जानते हैं, वह एक हिंदू सन्यासी है। ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे लोग क्या जाने सर, इस सब बात छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ ये विभेद कैसे करना चाहते हैं, कितना खतरनाक है जो अखिलेश यादव कर रहे हैं कि ये ठाकुर मैं का बता नाम रहा हूं, लेकर जातियों से विद्वेष पैदा करना और मुसलमानों के कंधे पर चढ़ के ये करना, क्योंकि हिंदुओं में जाति का विद्वेष हो, जातियां आपस में बटी रहें, ये सबसे ज्यादा अगर किसी की इच्छा है तो मुसलमान की है। और सर मुस्लिम वोट बैंक का मुसलमानों पूरा के जो समर्थन है। 72 फिरके हैं, एक मिनट, इन्होंने इनकी जब ये वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल आया है, इसमें अखिलेश यादव और इस पूरे गिरोह को जो सबसे बड़ी समस्या आई कि योगी जी ने मुसलमानों में जो है वो दो फाड़ कर दिया। पसमंदा एक तरफ हो गया और अशराफ जो है वो एक तरफ हो गए। सर इसके अलावा और 72 फिरके हैं इस्लाम में, उनकी तो कभी कोई बात नहीं करता। आप जब भी कोई पॉलिटिकल एनालिसिस देख लीजिए तो बोले मुसलमानों की संख्या राज्य में इतनी है या इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतनी है, इस सीट पे उतनी है। मुसलमानों के 72 फिरकों को एक संख्या बताई जाती है, और हिंदुओं में हिंदुओं की तो बात ही नहीं की जाती। बोला ठाकुर इतने हैं, बामण इतने हैं, बनिया इतने हैं, लाला इतने हैं, यादव इतने हैं और जाट इतने हैं, अन्य आजकल एक बिरादरियां नई इतनी हैं। आजकल एक नई नोटंकी शुरू हो गई सर, ये मुसलमान वोट बैंक के जो प्रणेता लोग होते हैं, ये कैसे गिनते हैं पता है? हिंदू वोट इतना, दलित वोट इतना। हाँ। दलित को हिंदू बोलते ही नहीं है, हम्म। और ये एक नया नैरेटिव ठेला यानी जा रहा है। जाट इतना, यादव इतना, ठाकुर इतना, हम्म। ब्राह्मण इतना। हम्म। तो अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आखिर अखिलेश यादव जो इतना एग्रेसिव होके ये जाति की राजनीति कर रहे हैं और हर चीज में पीडीए पीडीए कर रहे हैं, ये इतना इनसिक्योर क्यों हो गए अचानक? अखिलेश इतना इनसिक्योर क्यों फील करने लगे कि ये इस कदर जाति का कार्ड फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा क्या बदलाव आया कि अखिलेश इतना ज्यादा अच्छा, आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि बहन जी बहुत आक्रामक होकर अखिलेश पे प्रहार कर रही हैं। सर ये बुझता दिया जो है ना, जो जातिवादी नेतागिरी होती थी, राजनीति होती थी, जिसमें डिलीवर कुछ नहीं करना होता था, जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार करना होता था और अपने लड़के को आगे जो है सत्ता सौंप देनी होती थी, वंशवादी, ये जो कांग्रेस वाला पूरा मॉडस ऑपरेंडी था, और जिसमें मुसलमान जो है सत्ता का असली मजा मुसलमान लेता था, सत्ता में रहकर सारे अवैध कार्य करना, सारे गैर वो काम करना, और यादव जी लोग को थोड़ा बहुत कमीशन दलाली देकर उन लोग को खुश रख देना, असली मजे मुसलमान लेता। तो क्या कहते हैं,
वह चीजें, वह राजनीति जो बचपन से देखी अखिलेश यादव ने, पिता ने की, चाचा ने की, उनको, और अखिलेश यादव का जो एकमात्र क्लेम टू फेम है कि सीएम बने, वो भी इसी राजनीति के तहत बने। तो जिस चीज से वो अच्छा, आखिरी बार वही 24 वाली बात की जरा सी जो सफलता मिली, वो भी इसी आधार पे मिली कि मुसलमान वोट बैंक जो पूरी तरह एकमुश्त होकर बसपा छोड़ के सपा में आ गया, और कुछ दलितों का वोट वो फर्जी नैरेटिव से आ गया। तो वो यही समझ रहे हैं कि हमको जो है हिंदू वोट को बांटना, थोड़ा सा अगर हम दरार दरार डालें और बस आग डाल के दूर से तमाशा देखें, सब आपस में खुद ही लड़ भिड़ लेंगे, इसका वो बेनिफिट लेना चाहते हैं। और सिर्फ एक बहुत ही घटिया मानसिकता और घटिया कारण के कि हमको सत्ता चाहिए, वरना अखिलेश यादव को खुद पता है कि यदि सीएम नहीं मिले तो वो किसी कार्य लायक नहीं। लोग छोड़ते जाएंगे, मुसलमान जाने को तैयार बैठा है, जैसा आपने बताया। अगर अखिलेश यादव ने डिलीवर नहीं किया, मुसलमान वोट बैंक इस समय अखिलेश यादव की छाती पर चढ़ा हुआ है कि हमको हिंदुओं का कुछ हिस्सा लाकर दो, नहीं तुम्हारे पीछे नहीं खड़े रहेंगे, हम चले जाएंगे कांग्रेस में, और वहां हम चंद्रशेखर, हम सबके साथ मिलकर बैठ के कर लेंगे। हमको तुम हिंदुओं का कितना हिस्सा लाके दे सकते हो, कितना वोट लाके दे सकते हो, कुछ नहीं ला सकते तो पहले करके दिखाओ, बाकी तय तो होगा 27 में। मुसलमान हमेशा सर वो सत्ता में कैसे आया है, हिंदुओं का एक हिस्सा लेकर आया, टॉप अप करके, कभी बहन जी के साथ चला गया, कभी इतना ही यादववाद है तो काहे नहीं लालू यादव और अखिलेश यादव जो है क्या कहते हैं, अलग अलग क्यों ऐसा होता है कि लालू बिहार के यादवों के नेता है, अखिलेश यहाँ के यादवों के नेता है, क्योंकि सत्ता में रहना है। स्टेट जैसी अलग हो जाता है, वहां सत्ता अलग हो जाती है। मुसलमान बिहार का पॉइंट कि ये अखिलेश यादव को डिक्टेट करता है मुसलमान वोट बैंक, क्योंकि वही राजनीति समझता है, वही जानता है, और उसने यही करके 70 साल उसी ने रूल किया। कांग्रेस कांग्रेस किसी ने रूल नहीं किया सर, मुसलमान ने रूल किया, चाहे कांग्रेस के नाम पे, चाहे सपा के नाम पे, चाहे बसपा के नाम पे, चाहे राजद के नाम पे, चाहे शरद पवार के नाम पे, चाहे किसी के नाम पे, चाहे केजरीवाल के नाम पे लेटेस्ट। और सबको हिंदुओं का एक छोटा सा वोट और लेके आना है, चाहे पैसा दे के लाना है, चाहे फ्री बांट के लाना है, चाहे जातिवाद के माध्यम से लाना है, जहां जो चल जाए। खुद 20% है, 15% और चाहिए, काम चल जाता है, और बाकी के लिए डिलीवर नहीं करना, भाड़ में जाए। आप सोचिए सर क्या मानसिकता है कि पूरे प्रदेश के आधी से ज्यादा जनता को आप सीधे कह रहे हो कि जो है तुमको तो हम देख लेंगे, दुश्मन है क्या तुम्हारे प्रदेश के? हमारी पैसे से तो तुम आओगे ना, उसी पैसे का मजा लोगे ना तुम, टैक्स पैसे का। लेकिन डर पैदा कर रहे हैं बाकी जातियों में। बहुत बहुत ही घटिया और बहुत ही, जी सर प्लीज। अब मैं आपकी मैं राय एक एक बात जानना चाहता हूँ, इस घटिया लेवल पर कैसे उतर जाते हैं ये लोग सर, इतने घटिया लेवल पर, और जनता कैसे लपक लेती है इनके नैरेटिव को? नहीं, मुझे एक बात बताइए ना, जब अखिलेश यादव या मुलायम सिंह की सरकार थी तो यश भारती पुरस्कार बांटा जाता था। अगर 50 लोगों की लिस्ट निकलती थी उसमें 45 यादव होते थे और 5 मुसलमान होते थे। आप एक काम करिए, आज तक जितने यश भारती रेसिपिएंट्स हैं सबकी लिस्ट उठा के देख लीजिए। वो अखिलेश का ही राज था ना, जिसमें से पता नहीं कितने 70 या कितने एसडीएम का 75, चुनाव हुआ, 100 सिलेक्ट में हुआ से था। 75 पीसीएस यादव। यादव सेलेक्ट होते थे। अच्छा, जब अखिलेश की सरकार थी तो 100% थानेदार यादव हुआ करते थे। और सर थानों में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी कि यादव और मुसलमान के खिलाफ कोई कंप्लेंट एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। पहली पहली स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कि यदि किसी यादव या किसी मुसलमान के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो दर्ज नहीं करनी है। अगर करनी पड़ ही जाए तो छोटी से छोटी धारा में करो और सामने वाली पार्टी के खिलाफ भी करो। मेरे एक मित्र हैं सर प्रयागराज में, उनका एक रोड के किनारे करीब 2000 गज का प्लॉट था, 2000 गज का प्लॉट।
और उस पे एक दिन वो उनको किसी ने बताया कि अरे वो आपके उस प्लॉट पे डेयरी फार्म खुला है क्या? वो तो बोला नहीं तो। अरे बोले जाइए आपके फार्म पे तो वहां तो भैंसे आ गई और चारदीवारी थी, बकायदा गेट थे सर। तो पता लगा वहां एक यादव जी ने जबरदस्ती रातों रात कुछ शेड डाल के और वहां 8-10 भैंसे लाके एक तबेला खोल दिया और उनकी वहां एक गाड़ी खड़ी हो गई। सर वो भूमिहार थे, जो मेरे मित्र थे वो राय साहब थे सर। वो थाने में सिर पटक के मर गए सर। किसी ने एफआईआर दर्ज करी की और कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। तो जब उनको दौड़ते दौड़ते करीब 6-8 महीना हो गया, तो एक पुलिस का एक बड़ा अनुभवी दीवान था, वो जो हौलदार होते हैं जो थाने में मुंशी का काम करते हैं, वो अनुभवी था बहुत। तो बोला अरे सर आप झूठे दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा क्योंकि सामने वाला यादव है। कहते हैं और अभी खाली साल भर रुक जाइए, साल भर में ये सरकार इनकी जाने वाली है। क्योंकि मोदी जी की सरकार आ चुकी थी दिल्ली में, ये 2016 के आसपास की बात है। बोले साल भर रुक जाइए। कहते आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ये स्वयं चला जाएगा। कहते ये तभी तक है जब तक अखिलेश यादव की सरकार है। और सर उन्होंने कहा ठीक है, हम भी चुपचाप पटा के बैठ गए। और कहते हैं जिस दिन योगी बाबा की शपथ हुई, 2 दिन बाद अपने आप तबेला गायब हो गया, अपने आप स्वतः। सर ये था इकबाल और ये था शासन और ये था प्रशासन अखिलेश यादव का, जो कि आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि सिंह राज आ गया है। सर ये तो मुस्लिम वोट बैंक के साथ अखिलेश यादव पब्लिक डोमेन में अपने शासन काल में सभी एसएचओ और एसओ की नियुक्ति की, कोतवाल की नियुक्ति की लिस्ट पहले जारी करें। पहले अपने 5 साल में बताओ, उसके बाद योगी बाबू के शासन में देखा जाएगा। सर इनके कार्यकाल का एक कहानी और बताते हैं सर, सबसे इंटरेस्टिंग जी। मेरे जानने वाले लोग हैं सरकारी नौकरियों की, वो जो है मतलब प्रयास करते रहते थे। और अक्सर क्या होता था कि इनके यहाँ भर्तियां तो वो चलती ही थी कि भर्तियों में घोटाला चलता ही चलता था। तो जिसका रिजल्ट आता था, भाई कुछ लोग हतोत्साहित हो जाते थे, उनका उत्साह खत्म हो जाता था कि अरे यार क्या धांधलेबाजी चल रही है, वो हाईकोर्ट चले जाते थे। प्रयागराज में सारे बच्चे पढ़ते ही वहीं से, मैं ज्यादातर तैयारी करता, हाईकोर्ट बगल में था अपनी। और सबूत इतने सारे निकल आते थे कि इनके मैक्सिमम भर्तियों की वो हुई है सर, जो इन्होंने भर्तियां की हैं उसको हाईकोर्ट ने आदेश से रद्द किया है। इनके यहाँ 2-3 साल ये कार्यक्रम चला। और खासकर इसी में वो वाला मैटर भी है जब अनिल यादव यूपीएससी के चेयरमैन थे, 75-76 आईएएस पीसीएस जो है यादव घोषित हो गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने रिजल्ट पब्लिक करना बंद कर दिया था कि छात्रों को जो जिसका नहीं हुआ उसको पता ही नहीं चलेगा कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, कब एग्जाम हुआ। जिसका होता था उसको खाली एसएमएस जाता था। ये अपने रिजल्ट पब्लिक नहीं करते थे। ये 2 साल चला है, ये भी नौटंकी की ये अपने रिजल्ट पब्लिक नहीं करते थे, वरना इनका जो भर्तियां होती थी वो भी फिर हर हाई कोर्ट जो है उसको आदेश निरस्त कर देता, आदेश देकर। इतनी धांधलेबाजी आदमी कर रहा था कि रिजल्ट भी पब्लिक नहीं कर रहा था, इस हद तक धांधलेबाजी आदमी कर रहा था ये और सब पूरा कुनबा। और एक कुनबे के कुछ लोगों का जीवन अच्छा चले इसके लिए पूरा प्रदेश जाति की आग में जलेगा। अच्छा, मैं इसके जीवन में कौन सी कमी है सर, इस आदमी के जीवन में कौन सी कमी है कि प्रदेश में आग लगाना चाहता है? भाई जीवन भर का इलाज तुम्हारे बाप ने कर दिया ना इंतजाम, जाओ चैन से रहो, बीवी बच्चा लेके कहीं पे। करोड़पति तो हो ही, अरबपति भी हो गए, आय से अधिक संपत्ति का चलो क्या, मैं केस भी खत्म हो गया, राहुल बेल पर हैं, तेजस्वी जेल जाने वाले हैं, तुम बचे हुए हो। तो तुम बचे होगे तो तुम प्रदेश में आग लगाओगे सिर्फ इसलिए तुम बचे हुए हो। और इसको छोड़ा किसने? आय से अधिक संपत्ति का केस इस पे चल रहा था, क्लीन चिट मिल गई,
तो दुनिया भर के घोटाले इसने कर रखे हैं। केजरीवाल टाइप का सीएजी का एक घोटाला इनके नाम पर भी है कि 93,000 करोड़ रुपया जो कहां गए, इनकी सरकार जवाब नहीं दे पाई सीएजी को, सब में बचे हुए हैं। तो इनको प्रोटेक्शन दे कौन रहा है? ये कम घोटालेबाज आदमी है। और घोटालेबाज का वो क्या कहते हैं, प्रेशर नहीं है किसी केस का, तो बैठ के जाति में आग लगा रहे हैं, आग से खेल रहे हैं। और मुसलमानों के चक्कर में, खाली मुसलमानों के लिए आगे जाके जो है सरेंडर करने के लिए। इनकी कोई राजनीति नहीं है सर, इसका कोई काम नहीं है दिन भर में। और मुसलमान आके बताता कि ये करना है, जाके यहाँ लड़ाई लगवानी है, तो बस 4 लोग इकट्ठा कर लिए, हो गया। एक करनी सेना बुला ले राजस्थान से, अच्छा एक मिनट, जब वो भी इन्हीं के लोग। जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट यूपी में होती है तो उसमें मुसलमानों को मिलता क्या है? मुसलमानों को सिर्फ अराजक, सुनिए, मुसलमानों को सिर्फ लूटपाट, अराजकता, सड़क पे गुंडागर्दी, बिजली चोरी और छोटे मोटे पेटी क्राइम्स का लाइसेंस मिल जाता है। और नहीं सर, बहुत बड़े बड़े धंधे, अवैध धंधे, करोड़ों रुपए। नहीं, सिस्टम की जो मोटी मलाई है, मोटी मलाई, माइनिंग का पूरा धंधा, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारी का पूरा धंधा, हर विभाग की ठेकेदारी का पूरा धंधा, और सारा का सारा मोटा माल कमाने का जो एकाधिकार है वो तो यादवों का हो जाता है। आपने कहा मुसलमानों को अवैध क्रिमिनल धंधों में, फॉर एग्जांपल स्लॉटर हाउसेस, चोरी के जानवर काट के जो है वो दुबई सप्लाई कर देना, या वो जो सोतीगंज में जो चोरी की गाड़ियों का जो वो कटान होती थी, इस टाइप के पेटी क्राइम्स जो है ना जी। बाबा जी, मुसलमान बकरा काटता है बकरीद के दिन, उसको पहले खिलाता है, पिलाता है, उसको मोटा करता है। तो अभी जो उसने छोड़ रखा है ना धंधा माइनिंग वाइनिंग का इन लोग के लिए, इनके माध्यम से सत्ता में आ जाता है भाई। करता क्या है, इंतजार करता है अपने समय का। जिस दिन 30%, आज बंगाल का एक मुसलमान सड़क पे खड़ा होकर कह रहा है ना कि पहले हम ममता बनर्जी के भरोसे जीते थे, आज ममता बनर्जी हमारे भरोसे है। नंबर बढ़ाता है, जमीन पर कब्जा करता जाता है, वक्त के माध्यम से रोहिंग्या बसाता जाता है। और जिस दिन उसको लगा, बिहार के मुसलमान को लगा ना किशनगंज वाले को कि अब राजद तेजस्वी के आदमी को वोट नहीं देंगे, ओवैसी को वोट देंगे, तो 5 एमएलए लिए ना, कहाँ ओवैसी हैदराबाद में, कहाँ किशनगंज नेपाल बॉर्डर, 5 एमएलए लिया उसने अपने। यहां भी आएगा ओवैसी। और ये लोग स्टॉप गैप अरेंजमेंट है अखिलेश यादव, ये छोड़ के भागेंगे किसी दिन। जितना पैसा लगता लेके जा रहे, लंदन जाएंगे ना रहने, वहां भी शायद पता चला होटल है, वहां भी मुसलमान का कब्जा हो गया है। जीवन बहुत बुरा बीतेगा सर, यदि जितना मुसलमान, जो समाज, जो लोग मुसलमान के साथ में सोचे कि इनको या तो हम कंट्रोल कर लेंगे या इनके माध्यम से हम सत्ता में जी लेंगे, भाई वो अंत में तुम्हें काटेगा ही काटेगा। चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कोई हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे 47 के पहले का बंगाली हो, चाहे 47 के पहले का पंजाब हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो, चाहे कोई हो, भाई तुम नहीं बचने वाले। और तुम बच जाओगे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी तो 100% नहीं बचेगी। तो जिन बच्चों के लिए कमा रहे हो, उनके आसपास कौन सा समाज छोड़ के जाओगे? ये नहीं दिख रहा है कि आज आप ही का जीवन बढ़िया चल जाएगा, मर्सिडीज की साइकिल पे चल लेंगे, 7-8-10 करोड़ की गाड़ी में घूम लेंगे, इसी में आपको जीवन मजा आ जाएगा। और वो कह तो रहा हूं, इतना पैसा तो है भाई, जाके चैन से जियो ना, क्यों कर रहे हो राजनीति? यही घटियापन करना है तो राजनीति क्यों कर रहे हो? पैथेटिक है सर, पैथेटिक है। बताइए आप, मतलब ये, और ये बढ़ेगा हमारी चर्चा। हम आप मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 27 तक क्या ये यही करते रहेंगे? उसकी, इसका इलाज क्या है? जिस तरीके से ये जाति विभेद पैदा करके समाज में, ये तो सड़कों पे सिविल वॉर की, ये तो बिल्कुल सड़क पर जातियों को सड़क पर लड़ाने का। अच्छा मैं आपको बताऊं,
इनकी एक प्लानिंग फेल हो गई। वक्फ बोर्ड पे जैसा रिएक्शन ये मुसलमानों से चाहते थे वो रिएक्शन आ नहीं पाया। वहां से ये बहुत बुरी तरह निराश हुए हैं। तो इसलिए इन्होंने ये पीडीए वर्सेस देश के अन्य सवर्णों के खिलाफ और हिंदू सनातनियों के खिलाफ एक माहौल बना के दलितों को सनातनियों से लड़ाने का एक ये षड्यंत्र तैयार किया है और हमको इससे बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना हिंदुओं को आपस में लड़ाने का, हिंदुओं को आपस में लड़ाने का ये एक षड्यंत्र। उसने कहा था कि पीडीए जो है हिंदुओं में फूट पैदा करेगा, मुसलमानों में तो आप कर नहीं पाओगे, अब पीडीए बांटेगा, पीडीए मुसलमान हिंदुओं को बांटेगा। तो हमें सर इस पे चौकन्ना रहने की जरूरत है। संदीप भाई आपने समय दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। सर। आज की चर्चा को भी समाप्त करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम, थैंक यू सर। नमस्कार।